अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 10 है और आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका नाम ही उसके फर्स्ट कंडीशन के साथ रखा हुआ है और सेकंड कंडीशन के साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है और हम पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा हो और वो उसके बावजूद रेस्ट में पड़ी हुई हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है और इस पर डिफरेंट साइड से डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, हम अगर इसके नेट फोर्स की बात करें बेटा कि इस पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं और इन फोर्सेस लगने के बावजूद क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर अगर हम सम ऑफ द वेक्टर ऑफ फोर्सेस की बात करें तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और अगर हम नेट फोर्स निकालें इसका जो इस बॉक्स पर लग रहा है, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ इस पर हम इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ नीचे रख देंगे। तो फोर्स 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड है 10 और फोर्स 2 जो है मतलब इसके अपोजिट साइड में जो लग रहा है फोर्स उसका मैग्नीट्यूड भी है 10। ये माइनस क्यों लगाई गई है? ये इसलिए लगाई गई है कि ये जो फोर्स है इसकी साइड इस तरफ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है और अपोजिट साइड को शो करने के लिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए बेटा तो फोर्स जो 3 है उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और उसके अपोजिट एक और फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स 4 है और उसका भी मैग्नीट्यूड है 20 और जैसा कि फोर्स 4 की जो डायरेक्शन है वो 3 फोर्स से अपोजिट है तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो फोर्स 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है और फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ फोर्स 3 का मैग्नीट्यूड को देखें और फोर्स 4 के मैग्नीट्यूड को देखें तो दोनों ही इक्वल हैं और ये दोनों ही आपस में भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें बेटा तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बचेगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारे पास 0 आ गया। इस नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ये 4 फोर्सेस इस बॉक्स पर अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इन फोर्सेस का जो सम है वो 0 है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पर इन फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बेटा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब ये जो सिग्मा है ये एक ग्रीक लेटर है, हम इसको इसलिए यूज करते हैं, इसकी माना ये होती है कि मतलब कि समीशन मतलब टोटल फोर्सेस का सम जो है वो क्या है 0। ये टोटल समीशन के लिए यूज की जाती है कि जब भी कोई मतलब समीशन करनी हो हमें तो हम सिग्मा का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सिग्मा फोर्स का मतलब ये है कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि इन सभी फोर्सेस का जो सम है वो क्या है 0 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम बात करें बेटा तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो अगर 0 हो तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन के 0 होने की बात करें बेटा तो हमारे पास दो चीजें आ जाती है। एक ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो या तो रेस्ट में होगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 हो गई तो वो या तो फिर मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो ये दोनों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन वो सेटिस्फाई जरूर करेगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर हम ऐसा कहें कि मिसाल के तौर पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, इन फोर्सेस को लगने के बावजूद भी जो है ना वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे
कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, तो मतलब ये हुआ कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे कि वो किस में है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं बेटा, अगर आपको नहीं पता तो वो जाकर वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि वो किस में है, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पता बेटा, तो वो भी हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इन दोनों ही इक्विलिब्रियम के बारे में मैं समझा चुका हूं, तो आप वहां जाकर पहले वो लेक्चर देख लें और उसके बाद यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा कि ये हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं किसमें, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये दो स्टेट आ जाती हैं कि या तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा या तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस जो होते हैं अगर वो 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर जो लगने वाले फोर्सेस हों, अगर उनका सम किया जाए बेटा और वो सम 0 निकले, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटा, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ देखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई बेटा, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें बेटा, तो मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं बेटा वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि दो फोर्सेस किसी एक प्लेन पे लग रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अगर कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें बेटा, तो मिसाल के तौर पर कि अगर अगर समीशन ऑफ एक्स एक्सिस फोर्सेस की बात करें बेटा, कि इस पर एक्स एक्सिस पर जो फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है, या लग रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी 0 हो जाएंगे। और उसके बाद वाई एक्सिस पर जो फोर्स लग रहे हैं और उनका सम क्या हो जाएगा, उसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों ही एक्स और वाई जो कंपोनेंट है फोर्सेस के, अगर वो 0 हो जाते हैं, तो बेटा उसके बाद क्या होगा कि टोटल समीशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस हों और उन फोर्सेस का अगर हम उनको सम करें, उसका रिजल्ट निकालें, अगर वो 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने और उस बॉडी ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में समीशन ऑफ द फोर्स 0 होगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लाई करता है। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो अगर मिसाल के तौर पर इसको भी समझने से पहले हम एक एग्जांपल को देखेंगे बेटा, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्केल पड़ी हुई है और इस स्केल को मैंने इस बीच में से फिक्स कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्केल पर इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाता हूँ और दूसरा फोर्स मैं इस पॉइंट पर लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस की बात करूं तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को लेकर अगर मैं इसकी समीशन कर दूं बेटा और मैं कहूं कि इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि फोर्स नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F1 माइनस F2। अब माइनस क्यों दी, क्योंकि फोर्स 1 और फोर्स 2 जो है ये दोनों ही अपोजिट हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब हम जब इन दोनों ही फोर्सेस का हम मैग्नीट्यूड रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनका सम जो होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ जब हम दोनों दो फोर्सेस इस सेम ऑब्जेक्ट पर और डिफरेंट पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो इनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें बेटा, तो हमने अभी फर्स्ट कंडीशन में ये समझा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं उनका जो रिजल्टेंट आ जाए वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा कहूं बेटा
कि ये जो फोर्सेस हैं मतलब F1, अगर मैं इसको यहां से लगाऊं तो क्या होगा कि यहां से इस तरीके से ये घूमेगा, मतलब कि यहां इस पॉइंट पर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और अगर इस फोर्स की बात करूं बेटा, इस फोर्स के लगने से क्या होगा कि यहां भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि चलो ये मान लेते हैं कि यहाँ से फोर्सेस के बेसिस पे फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ तो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, फिर इसमें रोटेशन होगी, अगर रोटेशन होगी तो इसमें रोटेशनल एक्सेलेरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ ये मामला थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो अगर हम इन टॉर्क की बात करें बेटा, तो इन रोटेशन की बात करें तो ये जो है ना टॉर्क जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। वो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो दो किस्म के किस तरीके से होते हैं। मिसाल के तौर पर वही मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया, फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको इस पॉइंट पर फोर्स लगाया और यहाँ इसने इस तरीके से रोटेशन पैदा कर दी। अब उसके बाद मैं इस पॉइंट पर एक और फोर्स लगा रहा हूँ और इसकी रोटेशन कहाँ होगी, इस तरीके से होगी। मतलब कि ये फोर्स लगाने से जो रोटेशन होगी इसकी वो होगी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स लगाने से उसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क और दूसरा होता है काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से देखा जाए बेटा तो ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग टाइप के जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं इस बॉडी में। ठीक है, अगर हम टॉर्क की बात करें बेटा तो मिसाल के तौर पर ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो 20 न्यूटन इंटू मीटर जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों टॉर्क की समेशन की बात करें बेटा मिसाल के तौर पर, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो जैसा कि हमें टोटल टॉर्क यहाँ पर चाहिए तो क्या करेंगे, हम टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमने ये दोनों टॉर्क लिया, मिसाल के तौर पर मैंने F1 का टॉर्क लिया ये और F2 का टॉर्क लिया ये। अगर F2 का टॉर्क देखें बेटा तो वो F1 के टॉर्क के ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब कि ये जो F1 जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बेटा वो कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, और हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, और उसके बाद F2 जो है वो नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसको हम नेगेटिव टॉर्क बोलते हैं। तो ये दोनों ही टॉर्क मैंने यहाँ रख दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास नेट टॉर्क क्या बचेगा, वो बचेगा 0। ठीक है, तो अगर हम टोटल टॉर्क की बात करें बेटा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल टॉर्क जो लगने वाले हैं बेटा, जो लग रहे हैं उनका जो सम है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अब हम चलते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो हम उसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल लगने वाले टॉर्क्स जो होते हैं अगर उनका सम निकाले हम और वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो भी बॉडी किस में है, वो भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटा, तो अब उसके बाद हम उसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से ये टॉर्क 0 हो जाता है बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लगने वाली जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो भी 0 हो जाएगी। तो हमने इसको अल्फा से शो किया हुआ है। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें बेटा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाती है तो फिर दो कंडीशन आ जाती है, या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में होगा। अगर यहाँ से बात करें बेटा तो इसमें ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो सकता है कि रेस्ट में हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए बेटा तो यहाँ क्या हो रहा है, ये टोटल टॉर्क 0 हो रहे हैं। अगर टोटल टॉर्क 0 हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटा, अगर के एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है बेटा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया बेटा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है उसमें क्या होता है कि टोटल टॉर्क जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो उस बॉडी में जो इक्विलिब्रियम होता है बेटा वो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट कंडीशन में जो हमने इक्विलिब्रियम की बात की तो उसमें लगने वाले फोर्सेस जो होंगे बेटा वो 0 होंगे। उसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है तो उसमें आप ये कहेंगे
कि ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो एंड सेकंड कंडीशन में ऑल द टास्क विल बी जीरो। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।